हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। ओके, जितना भी हमने कल की क्लास में किया है आज हम उसको एनसीईआरटी से रीड करेंगे। ओके, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिस्ट्री by its very nature a concern with changes substances with well defined properties are converted by chemical reaction into other substance with different properties. For any chemical reaction chemists try to find out, देखो कोई भी chemical reaction होता है तो हम क्या find out करते हैं कि वो chemical reaction feasible है या feasible नहीं है। मतलब क्या है feasible and non feasible का, कि वो खुद से हो रही है या फिर खुद से नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि ए क्या है, द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। एज यू नो दैट अ रिएक्शन विथ डेल्टा जी, क्या है इसमें, डेल्टा जी इज स्मॉलर देन जीरो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फिजिबल। अगर हमारा डेल्टा जी जीरो से कम होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ये किस में पढ़ा था हमने, थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था। ठीक है, एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द स्पीड ऑफ रिएक्शन टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कितना रिएक्शन को टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। ओके, along with feasibility and extent it is equally important to know the rate and the factor controlling the rate of chemical reaction। ठीक है, इसमें हमें क्या जानना है कि हमें ये पता है कि चलो ठीक है रिएक्शन फिजिबल है और आगे प्रोसीड कर सकती है, बट उसके साथ साथ हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी पता होना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल विच पैरामीटर्स डिटरमाइन एज हाउ रैपिडली फूड गेट स्पॉइल्ड। कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो हमें ये बताएगा कि फूड कितनी जल्दी खराब हो चुका है। ठीक है, हाउ टू डिजाइन अ रैपिडली सेटिंग मटेरियल्स फॉर अ डेंटल फिलिंग, और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच द फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटो इंजन। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सबका आंसर कहाँ से मिलेगा, ब्रांच में, मतलब केमिस्ट्री की ब्रांच से ही मिलेगा। ठीक है, which deals with the study of reaction rates and their mechanism called the chemical kinetic। chemical kinetic क्या है कि rate of reaction क्या है, कौन कौन से factors पे depend कर रहे हैं, mechanism क्या है rate of reaction का, इन सब की study करना ही chemical kinetic है। okay? The word kinetic is derived from the Greek word kinesis। ठीक है, और kinesis का क्या मतलब होता है, movement। थर्मोडायनेमिक टेल्स ओनली अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। जो थर्मोडायनेमिक है वो हमें क्या बताती है, सिर्फ फिजिबिलिटी बताती है रिएक्शन की, कि रिएक्शन हो रहा है। वेयर एज केमिकल काइनेटिक टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन केमिकल काइनेटिक क्या बताती है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है कि किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक डेटा इंडिकेट दैट डायमंड शेल कन्वर्टेड टू ग्रेफाइट। हमें थर्मोडायनेमिक के डेटा से क्या पता चला है कि डायमंड को हम ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक से पता चला, लेकिन कितने दिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसको कितना टाइम लग जाएगा, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स से पता चलेगा, उसके रेट के बारे में। तो बट इन रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज सो स्लो। देखो डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में इतना स्लो है, वो नेग्लिजिबल ही होता है, दैट द चेंज इज नॉट परसेप्टिबल एट ऑल, ये ऑब्जर्व ही नहीं होता। देयरफॉर मोस्ट पीपल थिंक,
ठीक है, इसमें क्या है देखो, डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक, बट डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 5000 साल 10,000 साल चाहिए, और इतने हजार साल बाद भी हमें बहुत नेग्लिजिबल चेंज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हमें उसके रेट से पता चलता है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट डायमंड इज फॉरएवर, और सबको क्या लगता है, बहुत सारे लोगों की जो डायमंड है वो फॉरएवर है। देखो डायमंड तो फॉरएवर है ही, क्योंकि नेग्लिजिबल चेंज है वो भी कितने हजारों साल बाद, तो तब तक तो आप नहीं रहोगे उस चेंज को देखने के लिए, है ना, और अगर चेंज होगा भी तो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। काइनेटिक studies not only help us to determine the speed or rate of chemical reaction but also describe the conditions by which the reaction rate can be altered। ये chemical kinetic हमें सिर्फ speed या फिर rate के बारे में नहीं बताता है, ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताता है कि उसकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशंस पे रिएक्शन हो रहा है, किस कंडीशन पे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, द फैक्टर्स सच एज, कौन कौन से फैक्टर है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारी चीजें रेट को अफेक्ट करती है, एक रिएक्शन के रेट को सारी चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। At the macroscopic level, we are interested in amounts reacted or formed and the rate of their consumptions or formation। हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या देखते हैं कि कितना हमने रिएक्टेंट लिया है और उस रिएक्टेंट से हमको कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट, यही देखते हैं हम। एट द मॉलिकुलर लेवल द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, लेकिन मॉलिकुलर लेवल पे क्या होता है, वहाँ पे मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ होता है, मतलब मैकेनिज्म क्या करता है, किस तरीके से रिएक्शन हुआ, किस तरीके से हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सारी चीज़ों को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ओके, mechanism involving orientations and energy of a molecule undergoing collision are discussed। इसमें क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन हमें होते हुए नजर आता है और उससे हमें एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिलता है, तो वो हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए क्या होता है, परफेक्ट कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक थोड़ा एंड में है कि परफेक्ट कोलिजन होता है तभी हमें प्रोडक्ट मिलता है, और अगर परफेक्ट कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? In this unit we shall be dealing with the average and instantaneous rate of reaction and the factor affecting these। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज रेट पढ़ेंगे, इंस्टेंट रेट पढ़ेंगे, और कौन कौन से फैक्टर है जो इन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। Some elementary ideas about the collision theory of reactions rate are also given. However, in order to understand all these, let us first learn about the reaction rate. अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अब रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ना है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, 3.1 रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम आज की क्लास में उतना ही रीड करेंगे जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है, उतना सिर्फ हम एनसीईआरटी से आज रीड कर लेंगे। सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन अकर वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिपिटेशंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियस बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखो कुछ रिएक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, कुछ रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है, उन्हीं का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर की वजह से ही रस्टिंग होती है, बात आप सबको पता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। Also, there are reactions like inversion of cane sugar and hydrolysis of starch which proceed with a moderate speed। यानी कि केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करना ही क्या है, एक मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हम मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही अप्लाई करते हैं, ना ही ज़्यादा स्लो के लिए अप्लाई करते हैं और ना ही ज़्यादा फास्ट के लिए अप्लाई करते हैं। यू कैन थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी। You must be knowing that the speed of an automobile is expressed in the terms of change in the position or distance covered by in a certain period of time। एक हम
कोई भी कार है या फिर बाइक है, उसका हम उसकी स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया, तो इससे हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। वही तरीका हम यहाँ पे भी लगाएंगे रेट के रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सिमिलरली द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड। उसी तरीके से क्या करेंगे, हम स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन कर लेंगे। As the change in the concentration of a reactant or product in unit time to be more specific, it can be expressed in terms of, और इनको किन के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, पहला है द रेट ऑफ डिक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड सेकेंड वन इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, अगर रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया है। 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि इसका क्या मतलब है कि 1 मोल रिएक्टेंट से हमने क्या बनाया है, 1 मोल प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, आर द कंसंट्रेशन, और ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड आर एंड पी रिस्पेक्टिवली एट टाइम t1 एंड R2 एंड P2 आर द कंसंट्रेशन एट अ टाइम t1 एंड t2। देखो, यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, ये रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आप सबको पता है टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो एक पॉइंट हमने ये लिया है और एक पॉइंट हमने ये लिया है। ठीक है, ये T1 पे हमको क्या मिलेगा, R1 मिलेगा। ठीक है, और ये T2 पे हमको R2 मिलेगा, तो 2 R है। सेम ऐसा ही प्रोडक्ट के साथ है, प्रोडक्ट का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये T1 पे P1 है एंड ये हमारा T2 पे ये हमारा P2 है। इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है क्लास में। ओके, देखो, तो चेंज इन टाइम, डेल टी क्या लिखा है, इसका मतलब है चेंज इन टाइम। 2 टाइम के बीच का हम डिफरेंस बता रहे हैं, कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। वैसे ही रिएक्टेंट का R2 माइनस R1 एंड प्रोडक्ट का P2 माइनस P1। The square bracket in the above expression are used as a expression molar concentration। जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो डिक्रीज हो रही है, तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, क्योंकि माइनस का साइन ये शो करता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, अभी हमने यहाँ पे ग्राफ देखा है, देखो ये ग्राफ बनाया था, यहाँ पे क्या है, जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो क्या होता है हमारा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे जो R1 है, यहाँ पे क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2, और R1 ही अगर हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन भी नेगेटिव में आ जाएगी, इसीलिए हम रिएक्टेंट के पास नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ओके, अब है रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, जो चीजें अपीयर होने वाली है या फिर हो रही है। तो अपीयर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ही अपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट तो डिसअपीयर हो रहा है। तो इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंस डेल आर इज नेगेटिव क्वांटिटी एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, it is multiplied with -1 to make the rate of the reaction positively quantity। अगर हम उसको पॉजिटिव करें तो क्या करेंगे, -1 से उसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो रिएक्शन जो होगा वो, रिएक्टेंट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म। इक्वेशंस 3.1 एंड 3.2 गिवन अबव रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। एवरेज रेट, दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो एवरेज रेट आ जाएगा। Average rate depends upon the change in the concentration of reactant or a product and the time taken for the changes occur। Average rate कैसे निकालेंगे कि कितना चेंज आया है रिएक्टेंट के बीच में with respect to time, या फिर कितना चेंज आया है प्रोडक्ट में with respect to time। ओके,
ये हमारे देखो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का। ये है रिएक्टेंट का ग्राफ, ठीक है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। और कैसे इसका रेट लिखेंगे, डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा ही सेम प्रोडक्ट के साथ है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा और रिएक्टेंट वाले का स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अब इनकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 3.1 एंड 3.2 इट इज क्लियर दैट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम है तो सेकंड में हो जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर एंड time is in second, then the unit will be mole per liter per second. However, in gaseous reaction, when the concentration of gases is expressed in terms of their partial pressure, then the unit of the rate equation will be atm per second. अगर हम प्रेशर की टर्म्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, atm पर सेकेंड हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, एवरेज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका एवरेज रेट हमें दिया हुआ है और उससे रिलेटेड हमें ग्राफ भी नीचे बनाया हुआ है, ठीक है। It can be seen table 3.1 that the average rate falls from 1.90 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड टू इन 0.4 into 10 की पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। However, the average rate cannot be used to predict the rate of reaction at a particular instant. Average rate हम determine, एवरेज रेट हम यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हम यूज करेंगे, इट वुड बी कांस्टेंट फॉर द टाइम इंटरवल फॉर विच इट इज कैलकुलेटेड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा लार्ज डिफरेंस के लिए हम ये चेंज निकाल रहे हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक जो चीज़ें रहेंगी वो कांस्टेंट ही चलती रहेंगी, चाहे किसी भी पॉइंट पे हम ले लें, इसलिए उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ अ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, तो उसके लिए हमें इंस्टेंट रेट निकालना ज़रूरी है, ठीक है। इंस्टेंट रेट की हेल्प से ही हम रेट ऑफ रिएक्शन परफेक्टली निकाल पाएंगे। And it is obtained when we consider the average rate smaller time interval, और हम क्या लेंगे, जब स्मॉलर इंटरवल लेंगे। देखो ये हमारा जो एवरेज रेट है फॉर लार्ज चेंज है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अब हमें इंस्टेंट चेंज लेना है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंट चेंज लेने के लिए जैसे कि यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, इसके लिए और एक इसके लिए, तो इन दोनों के बीच का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये लार्ज चेंज आएगा। बट यहाँ पे हमसे इसका पूछा है, इंस्टेंट चेंज पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहीं पे हम बनाएंगे एक स्लोप, और स्लोप की हेल्प से हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा R2, ये हमारा बनेगा R1, ये हमारा बनेगा T1 और ये हमारा बनेगा T2, और इसकी हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल d, ठीक है। अगर आपको स्मॉल d लिखा हुआ दिख जाए मतलब समझ जाना इंस्टेंट रेट निकालने के लिए कहा गया है, फिर इंस्टेंट रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट on a time t on either of the curve for the concentration of the R and the P versus time t and calculating its slope. So in problem 3.1 at 600 seconds for example it can be calculated, ठीक है। ये उस क्वेश्चन के आंसर की बात की जा रही है, क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन है, जो हमें रेट दिया हुआ है, अब उस जो केमिकल रिएक्शन उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ Hg + Cl2 विल गिव HgCl2, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव
change in concentration of mercury with respect to time is equal to change in concentration of chlorine with respect to time is equal to change in concentration of mercury chloride with respect to time. और यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है. ओके. Rate of disappearance of any of the reactant is same as the rate of appearance of the product, but in the following reaction 2 moles of HI decomposes to produce 1 mole of H2 plus I2. देखो यहाँ पे क्या करें, हम जो एक्सप्रेशन निकालते हैं वो सिर्फ किसके लिए निकालते हैं, 1 मोल के लिए निकालते हैं. बट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2 मोल के लिए दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसका हम फ्रैक्शन कर देते हैं, यानी कि 2 है तो इसको हम 1/2 कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल करके हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 मोल के लिए अपने आप आ जाएगा. ठीक है. For expressing the rate of such a reaction where stoichiometric coefficient of a reactant or a product are not equal to 1 mole, then the rate of disappearance of any of the reactant or the rate of appearance any of the product is divided by their respective stoichiometry. ठीक है. अगर हमें 1 मोल के लिए वैल्यू नहीं दी हुई है तो जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसी से हम उस टर्म को डिवाइड कर देंगे, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो. ओके. Since the rate of consumptions of HI is twice and the rate of formation of H2 and I2 to be make them equal, then the term change in concentration of HI is divisible by 2. तो इसको क्या कर दिया हमने, 1/2 कर दिया. ठीक है. या तो आप ये मान के चलो कि हम 1 मोल के लिए निकालते तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, या फिर जो भी हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया वो इसको 1 में करके लिख दो. ठीक है. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. ओके. सेकेंड क्वेश्चन था. अब इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6 H पॉजिटिव विल गिव 3 Br2 प्लस 3 H2O. अब इसको क्या करेंगे, देखो 5 Br नेगेटिव है तो -1/5 डेल कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए हम लिखते ही हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, तो माइनस डेल BrO3 नेगेटिव अपॉन डेल T इज इक्वल टू, ये क्या है, ये भी रिएक्टेंट है तो -1/6 डेल का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल T इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है 3 तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Okay. For a gaseous reaction at constant temperature, concentration is directly proportional to the partial pressure of a species, and hence the rate can be expressed as the rate change partial pressure of the reactant or the product. ये सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. थ्योरी वाली क्लास में. ओके. और ये भी ठीक है. हमने कल की क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ लिया था. ठीक है. थ्योरी में इसलिए मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग आपको यहाँ तक करवाई है. नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस थे उसको हम सॉल्व कर लें. ठीक है. और बाकी का हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे. क्लियर है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.